और देखिए बात होगी अखबारों की। अखबार में हरियाणा में 5,47,000 किसानों के कर्ज पर ब्याज पेनल्टी माफ। बजट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया है 14 फसलों की एमएसपी पर खरीद होगी। अब देखिए हरियाणा सरकार की ओर से फैसला लिया गया है। आप एक तरफ जान रहे हैं कि अब नाराजगी किसानों की चली, रासुका का जो फैसला था 12 घंटे में, उस रासुका के फैसले को पहले हरियाणा सरकार ने वापस लिया और उसके बाद में फिर मनोहर लाल सरकार ने किसानों को दिया तोहफा। 23 सितंबर 2023 से पहले जो किसानों का कर्ज है उस पर जो ब्याज है उस ब्याज को सरकार ने माफ करने का फैसला लिया है। इस बजट में उसी को लेकर प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ मान लीजिए इस पर कोई पेनल्टी रही कर्ज पर तो उस पेनल्टी को भी हटा दिया है। आगे बढ़ते हैं, बात राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल का यूपी दौरा। सीएम आवास पर सीएम योगी से मुलाकात की है। लखनऊ में लोकसभा की 5 सीटों को लेकर बाकायदा बैठक की गई है। प्रबुद्ध लोगों से भी संवाद किया है साक्षी। और इस बीच आगे बढ़ते हैं, भोपाल से आ रही खबर की बात करते हैं। भोपाल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट नए सिरे से बनाया जाएगा। दिसंबर 2024 में पब्लिश किया जाएगा ये फाइनल मास्टर प्लान, यानी कि इस साल के अंत में 2031 का ड्राफ्ट खारिज कर दिया गया है। दैनिक भास्कर के हवाले से एक खबर है। आगे बढ़ते, गुजरात हाईकोर्ट ने बिल्किस केस के आरोपी को दी पैरोल। भांज की शादी के लिए मिली 10 दिन की पैरोल। और ऐसे में देखिए बिल्किस मामले में दूसरे आरोपी को राहत मिली है। पहले के आरोपी को ससुर के अंतिम संस्कार के लिए पैरोल दी गई थी। इंडियन एक्सप्रेस में इस खबर को लेकर जानकारी दी गई है। आगे बढ़ते बात होगी ईपीएफओ के फाइनल क्लेम सेटलमेंट की। इसमें गड़बड़ झाला, पासबुक और बैंक अकाउंट में नहीं दिख रहा सेटलमेंट अमाउंट, जबकि ईपीएफओ ऑनलाइन पोर्टल दिखा रहा है पूर्ण भुगतान। दूसरी तरफ ईपीएफओ कह रहा है डेटा मिसमैच की बात। कोलकाता निवासी केएस शिवरमन ने ईपीएफओ ऑफिस में कर लिया था सुसाइड। 9 साल तक सेटलमेंट राशि ना मिलने से सुसाइड किया था। इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर, जिसमें ईपीएफओ के फाइनल क्लेम सेटलमेंट में गड़बड़ झाले का ये पूरा मामला है, जिसमें पासबुक और बैंक अकाउंट के अंदर जो सेटलमेंट का अमाउंट था वो दिख ही नहीं रहा। ईपीएफओ ऑनलाइन पोर्टल पूरा जो भुगतान है वो दिखा रहा है और दूसरी तरफ जो ईपीएफओ है वो ये कह रहा है डेटा मिसमैच है, लेकिन चीज़ें क्लियर हैं। कोलकाता निवासी केएस शिवरमन ने दरअसल ईपीएफओ ऑफिस में ही सुसाइड कर लिया था 9 साल तक, क्योंकि सेटलमेंट राशि नहीं मिली और इसी सेटलमेंट ना हो पाने के कारण उन्होंने ईपीएफओ के ही ऑफिस में सुसाइड किया था। और ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात झारखंड की करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा। राहुल गांधी को किस तरीके से झटका दिया, आपको बता दें कि जो अर्जी थी राहुल गांधी की उसे झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। 2018 में अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी को एक जोर का झटका झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से लगा है। बात अब महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे को फोन किया, करीब 1 घंटे दोनों के बीच में बातचीत होती है। मुंबई की 6 लोकसभा सीटों पर दोनों पार्टियां अड़ी हुई हैं और ऐसे ही हालात कुछ हमने देखा कि बंगाल में भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यूपी में स्थिति साफ हुई, 17 सीटें यहां पर कांग्रेस को अखिलेश यादव के द्वारा दी गई और कांग्रेस को उसे एट द एंड एक्सेप्ट भी करना पड़ा। महाराष्ट्र में क्या होता है देखने वाली बात। यूपी में एंटी भू माफिया सेल का गठन। यूपी में भू माफियाओं पर लगाम कसेगा प्रशासन। पुलिस ने निगरानी के लिए दरअसल एंटी भू माफिया सेल बनाई। अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई ये करने वाला है सेल। तो देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो एंटी भू माफिया सेल का गठन किया गया है। अवैध कब्जों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी आप जानते हैं जहां पर भी अवैध कब्जे थे, सरकार प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आई और ऐसी जगहों से लोगों को बाहर निकाला गया जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था और इसके खिलाफ अब आपको बता दें सेल बनाया गया है। यूपी में भूमाफियाओं पर अब प्रशासन लगाम लगाएगा और निगरानी के लिए एंटी भूमाफिया सेल बनाया गया, जिसमें अवैध कब्जों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान। देखिए यूपी में जो लगातार भूमाफिया एक्टिव थे, भूमाफियाओं ने ज़मीनों पर जो कब्जा किया हुआ था और जिस तरीके से लोगों को ठगा जा रहा था, अब ऐसे भूमाफियाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार एक्टिव है, पहले भी एक्टिव थी और इन भूमाफियाओं के खिलाफ में लगातार एक्शन भी लिया जा रहा था और अब एंटी भूमाफिया सेल बनाया गया। स्पेशली ये सेल काम करेगा इन भूमाफियाओं के खिलाफ में और जो इस तरीके की ज़मीनों पर कब्जा करते हैं या फिर गलत तरीके से जो लोग ज़मीनों को बेचने का काम करते हैं, ऐसे भूमाफियाओं पर नकेल कसने का काम ये सेल करता हुआ नजर आने वाला है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के अंदर करप्शन पर पूरे तरीके से विराम लगाने के लिए योगी सरकार एक्टिव मोड में है और उस लिहाज से इस कदम को बहुत ज़्यादा अहम माना जा रहा है और आम जन के लिए भी ये राहत की बात है, क्योंकि भूमाफियाओं के कारण से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुआ करती थी, क्योंकि ये माफिया
कब्जा कर लिया करते थे लोगों की ज़मीनों पर। ऐसे में लोगों को कोर्ट केस लड़ने पड़ते थे, कई दफ़ा लोगों की जान तक चली जाती थी। लेकिन अब इन भूमाफियाओं पर लगाम लगाने के लिए बाकायदा स्पेशल सेल का गठन हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। आगे बढ़ते हुए बात होगी हलाल सर्टिफिकेट को लेकर। यूपी एसटीएफ की रडार पर जो 18 कंपनियां हैं, उनकी कंपनी के निदेशकों से एसटीएफ पूछताछ करेगी। मामले में ईडी जांच की भी तैयारी है। देखिए, आपको याद होगा कि हलाल पर बवाल लगातार है। हलाल सर्टिफिकेट को लेकर यूपी सरकार की ओर से कदम उठाया गया। यूपी सरकार ने कहा कि यह हलाल सर्टिफिकेट जैसा कुछ यूपी में नहीं चलने वाला है। आमतौर पर क्या हुआ करता था कि जो ब्रांड्स होते हैं, कोई फूड ब्रांड्स है या कुछ भी इस तरह का, या फिर कोई भी अगर उत्पादन है तो उसमें एक हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता था। उस हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर उगाइयाँ हो रही थी। सरकार ने कहा कि क्या ज़रूरत है इस हलाल सर्टिफिकेट की, और इस हलाल सर्टिफिकेट का जो पूरा प्रोविजन था उसको ही खारिज कर दिया सरकार ने। जिसके बाद अब इसी को लेकर यूपी एसटीएफ के रडार पर 18 कंपनियां हैं और कंपनी के निदेशकों से एसटीएफ पूछताछ भी करेगी। और यहाँ पर मामला अब ईडी का भी आ जाता है। ईडी भी इस पूरे मामले में जांच की तैयारी में है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में ईडी की एक और बड़ी कार्रवाई, सपा नेता के 12 ठिकानों पर रेड की है। विनय शंकर तिवारी के खिलाफ ईडी ने एक्शन लिया है। 1100 करोड़ की हेराफेरी का पूरा आरोप है। 1100 करोड़ की लेकर ये छापेमारी की गई। ईडी की बड़ी कार्रवाई आपको बता रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि 1100 करोड़ की हेराफेरी यहाँ पर सपा नेता की तरफ से की गई, जिसको लेकर ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। और 12 ठिकाने बताए जा रहे हैं जहाँ पर ईडी के अधिकारी गए। विनय शंकर तिवारी के खिलाफ एक्शन और तेज हो सकता है। और अब ये देखना होगा कि समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं या समाजवादी पार्टी की तरफ से किस तरीके से रिएक्शन इस पूरे मामले में दिए जाते हैं, क्योंकि अब एक तरफ चुनाव बेहद करीब है। ये माना जा रहा है कि चुनाव का तारीखों का ऐलान संभव है, जल्द ही ऐसा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अब जब समाजवादी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, हालांकि आप देखिए ज़रूर ईडी के पास कुछ ऐसे इनपुट्स होंगे जिसके बाद ही इस तरह की छापेमारी या कार्रवाई की जाती है। लेकिन सियासत इस पूरे मामले में होना तय है, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा था कि जब इलेक्शन होते हैं और उससे पहले कार्रवाई की जाती है तो विपक्ष कहता है कि बीजेपी घबरा गई है, ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। और अब जब चुनाव लोकसभा का है तो जाहिर सी बात है इस पूरे मुद्दे को विपक्ष बुलाने की कोशिश ये कहकर करेगा कि उनको परेशान किया जा रहा है, विपक्ष से बीजेपी डरी हुई है, उनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात यह है और क्लियर बात यह है कि अब समाजवादी पार्टी के नेता की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बात कर लेते हैं न्यूज़ क्लिक मामले की, जिस मामले में प्रबीर को राहत नहीं मिली है। न्यूज़ क्लिक यूएपीए के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई में दिल्ली पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 20 दिन का समय दिया गया। आरोपी प्रबीर की न्यायिक हिरासत 15 मार्च तक बढ़ा दी गई। आपको याद होगा न्यूज़ क्लिक के पूरे मामले में आरोप लगाए गए कि चाइना से फंडिंग लेकर यहां पर सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। उसी में आरोपी के तौर पर प्रबीर सामने आते हैं। फिलहाल उनको कोई भी रियायत नहीं मिली है, उनकी कस्टडी को भी बढ़ा दिया गया है। दिल्ली पुलिस को 20 दिन का समय यहाँ पर दिया है आगे की जानकारी देने के लिए, चार्जशीट दाखिल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखिए अखबारों में और कौन कौन सी बड़ी खबरें उसको आप जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस को निर्देश दिए कि बिना पूर्व अनुमति के वापस ना लें सुरक्षा। कांग्रेस नेता के परिवार को सुरक्षा देने के आदेश फिलहाल दिए गए हैं। देवेंद्र चौरसिया की 2019 में हत्या कर दी गई थी। इकोनॉमिक टाइम्स में इस खबर को लेकर जानकारी दी गई है कि बिना पूर्व अनुमति के वापस सुरक्षा ना लें और कांग्रेस नेता के परिवार को सुरक्षा के आदेश फिलहाल दिए गए हैं। सुमेश चौरसिया की 2019 में हत्या कर दी गई थी और अब उनके परिवार की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है पूरा मामला आपको बता रहे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस को ये कड़े आदेश दिए। देखिए, आगे बढ़ते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है और आपके लिए बड़ी खास है, क्योंकि अगर आमतौर पर आप लोग अननोन कॉल से जो है वो परेशान हो जाते हैं तो ट्राई की कॉलर आइडेंटिफिकेशन पर एक बड़ी पहल है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को नसीहत दी गई है, केवाईसी रजिस्ट्रेशन में अंकित नाम फ़ोन आने पर दिखना चाहिए। कॉल रिसीव करने वाले को पता होने चाहिए कि सामने से फ़ोन किसका आ रहा है और सही नाम की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, होता क्या कि कई बार आपको कई फ्रॉड कॉल्स भी आते हैं। अब ये माना जा रहा है, ये सिफारिश की जा रही है, अब ट्राई ये कह रहा है कि अगर किसी के भी फ़ोन पर कोई कॉल आ रहा है तो वो कॉल किसका है, उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम उसकी स्क्रीन पर होना चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात फैक्ट फाइल्स की कर लेते हैं। जयललिता की आज जयंती है और ऐसे में दक्षिण की फिल्मों में अभिनय किया है। एमजी रामचंद्रन जयललिता के राजनीतिक गुरु थे। 1982 में राजनीतिक करियर की उनकी शुरुआत हुई। जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री भी रही हैं। अम्मा के नाम से काफ़ी मशहूर थे।